आइए फिर देखते हैं। आज टॉपिक है प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन, इसी को हम कहते हैं प्रक्षेप्य गति। प्रक्षेप्य गति, ठीक है। आज इसी को हम समझेंगे कि प्रक्षेप्य गति क्या है और इसके पथ का समीकरण से निकालेंगे। इस वीडियो में हम लोग इतना पता करेंगे या इतना सीखेंगे। तो देखिए, प्रक्षेप्य गति जो दो शब्द है इसमें, प्रक्षेप्य और गति, या कह लेते हैं कि प्रोजेक्टाइल और मोशन। तो प्रक्षेप्य का मतलब जिस पिंड द्वारा गति की जा रही है, या जिस शरीर द्वारा, या जिस चीज के, किसी वस्तु द्वारा, जिस वस्तु द्वारा गति करी जा रही है, उसी को हम क्या कहते हैं, प्रक्षेप्य कहते हैं। जैसे अगर मैं कहूं कि ये मार्कर इस तरीके से मोशन कराते हैं, ये मार्कर क्या हो जाएगा, प्रक्षेप्य, ठीक है, ये प्रक्षेप्य हो जाएगा। और तो डेफिनेशन हम क्या जानते हैं, गति का डेफिनेशन या परिभाषा गति का हम जानते हैं, जब कोई वस्तु लगातार अपना स्थान बदल रहा है तो उसे कहा जाता है कि वह वस्तु गति कर रही है। यानी कि अ सब्सटेंस चेंज इट्स प्लेस कंटिन्यूअसली, ठीक है। या यूं कह लीजिए कि कंटिन्यूअस डिस्प्लेसमेंट बाय एन ऑब्जेक्ट, इट इज नोन एज अ ऑब्जेक्ट इन मोशन, ठीक है। हम ऐसा तो देखते हैं। अब कुछ चीजें और, वो क्या है कि हमने पढ़ा है गति के बारे में। तो गति के प्रकार जैसे आप पढ़े होंगे, जैसे कि वृत्ताकार गति, ठीक है, और शंक्वाकार गति यानी कोनिकल मोशन हो गया। हाँ, पेंडुलम का मोशन अलग होता है। माने अब यहाँ ध्यान दीजिए, वृत्ताकार गति किसको कहते हैं, जो ये, ठीक है, ये गति को हम वृत्ताकार कहते हैं। इसके अलावा इस गति को क्या कहा जाता है, रेखीय गति, ठीक है ना। ये बात अगर, तो अंतर क्या है, चलिए दो ही को लेते हैं, बहुत ज्यादा नहीं, इन्हीं दोनों को अगर देखिए तो ये गति और ये गति में क्या अंतर है। जब कोई ऑब्जेक्ट या कोई वस्तु इस तरीके से गति करे तो इसको कहा जाएगा कि वृत्ताकार गति है, इसलिए क्योंकि इसका पथ मैटर कर रहा है। इसका पथ का आकार कैसा है, वृत्ताकार है, सर्कुलर है, इसलिए सर्कुलर मोशन। अब यहाँ पर स्ट्रेट, सीधा सीधा है, इसलिए यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, इसे रेखीय गति। रेखा में गति हो रही है, एक सीधी रेखा में, इसलिए इसको रेखीय गति कहा जा रहा है। और स्ट्रेट है, माने कि इंग्लिश में हम उसी को बोलते हैं क्या, स्ट्रेट मोशन है ये, है ना, लीनियर स्ट्रेट मोशन। ठीक, ये बात समझ गए आप। तो बस पथ ही मैटर करता, पथ को ही हमें समझना है। यहाँ देखिए, अब ये जो है, ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, ठीक है, कार्टेशियन प्लेन की तरह है, इसको समझना आपको। अब देखिए, कह रहा है कि अगर कोई चीज को, ये इसको मान लीजिए धरातल, बोले तो ये जमीन मान लीजिए, ठीक है। अब यहाँ से कोई चीज को ऐसा फेंका जा रहा हो, तो अगर मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट को इस तरीके से फेंका जाए, ठीक, ज्यादातर लोगों को देखा जाए तो जो स्टूडेंट्स जो सीख रहे हैं उनको प्रॉब्लम क्या होता है कि इस तरीके से ये लाइन खींच जाता है, ये लाइन खींच गया, फिर ये लाइन खींच गया, फिर यहाँ पर एंगल दिखा दिया सब थीटा। अब इसी में बच्चे कंफ्यूज, ये सब क्या है, ठीक। तो अब यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि ये कंसिडरेशन है, ऑब्जेक्ट हमारा ये है, माने कि ये जो चीज है, जैसे ये जमीन है, तो ये ऐसे जा रहा है, ठीक है, ऐसे। एक तो ये होगा कि इस तरीके से मोशन कर रहा है, फिर ऐसे ऐसे मोशन कर रहा हो, तो ये क्या कर रहा है, ऐसा मोशन जा रहा है, ठीक। मतलब इसको ऐसे फेंका गया, अब ये यहाँ आके गिर जाता है, यहाँ पर, ठीक है। यहाँ से चला, मान लीजिए ए से स्टार्ट हुआ और बी पर आकर गिरा, मतलब इतना दूरी। अब इसका शेप देखिए, ध्यान दीजिए शेप। तो ये जो लाइन है, ये इसके साथ एक एंगल बना रही है, किसके साथ, एक्स एक्सिस के साथ, ठीक है। एक्स एक्सिस किसको हम माने हैं, जमीन, जो मैं कह रहा हूँ, ठीक है। अब ये एंगल बना रहा है, बस अब ये एंगल का ही खेल है, ठीक। तो कुछ बेसिक चीजें आप थोड़ा समझिए। यहाँ पर एक थीटा वाली बात देखो, प्रॉब्लम ये होता है कि यहाँ पे थीटा कैसे आ जाएगा, वो चल रहा है इसमें। तो जनरली हम क्या पढ़े हैं, डिस्टेंस, सॉरी, वेलोसिटी हम पढ़े हैं कि वेलोसिटी इज इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ठीक है। या यूं कह लीजिए कि स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये भी कह सकते हैं, ठीक है। हालांकि मैंने डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस दोनों को डी से दिया है, या फिर यूं कह लो कि चाल बराबर दूरी बटा समय, ये बात, ठीक है। तो अब यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट जब जा रहा है इस तरीके से, या चल रहा है, मोशन कर रहा है, तो चाल और वेग, वेग बराबर विस्थापन बटा समय, ऐसा हम पढ़े हैं, ठीक है। वेग बराबर
विस्थापन अपॉन समय, ऐसा हम पढ़े थे। तो ये सब नियम यहाँ कहाँ नहीं लग रहा है। अब यहाँ क्या हो जाता है कि इसे u cos थीटा और इस चीज को, ये जो एक्सिस है यहाँ पर हम u sin थीटा लिखते हैं, ठीक है। अब इसकी डेरिवेशन, तो अब यही बात मैं समझाना चाहता हूं या समझाऊंगा कि ये क्यों u cos थीटा और ये क्यों। तो ये cos यानी जो कोसाइंस यहाँ यूज की जा रही हैं, cos और sin, ये इसलिए इस एंगल की वजह से। जैसे आपने पढ़ा है क्या कि अगर कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक, इस पर F फोर्स लगाया जा रहा है और वो भी फोर्स S तरीके से लगाया गया है, ठीक। तो अब ये फोर्स लगाया गया इस पर F और डिस्प्लेसमेंट मान लीजिए हुआ S, मान लीजिए इसका डिस्प्लेसमेंट होता है S डिस्प्लेसमेंट होता है। तो हमको वर्क डन फाइंड आउट करना है, वर्क डन W इक्वल टू हमने FD पढ़ा है, ठीक है, FD। तो यहाँ पे S जो है डिस्प्लेसमेंट है तो FS होना चाहिए, लेकिन हम पढ़ते क्या है, FS cos थीटा पढ़ते हैं। वाई, ये क्यों, हम cos थीटा क्यों यहाँ पे कंसीडर कर रहे हैं, ठीक है। तो FS cos थीटा कब पढ़ते हैं, जब थीटा का वैल्यू कितना होता है, जो है थीटा का वैल्यू हमारा कितना होता है, 0। थीटा का वैल्यू कितना होगा, 0 होगा, तब हम इस चीज को नहीं लिखते हैं, सिर्फ इतना ही ध्यान रखते हैं, W इक्वल टू FS या FD, माने वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। जब ये 0 हो, मतलब अगर किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर इस तरीके से बल लगाया जाए, यानी फोर्स लगाया जाए किसी वस्तु पर, तो ये जमीन है और इसके बीच में कितने का एंगल है, 0 का, 0 डिग्री का। इस कंडीशन में हम W इक्वल टू FD लिख देते हैं। ये छोटी क्लास तक सिखाया जाता है, थोड़ा सा बड़ा क्लास माने 9th में जाइए, 10th में जाइए, कहीं कहीं के जैसे किसी स्टेट के 8th के सिलेबस में ही दिया रहेगा cos थीटा। तो ये इस एंगल की वजह से, अब ये चीज है इसी के पैरेलल, अगर इस जो जमीन है या ये जो हमारा है इसके थ्रू एक पैरेलल लाइन खींचे, ये एंगल बन रहा है, ठीक है। तो ये एंगल मैटर करता है कि हम अगर फोर्स अप्लाई करेंगे इस डायरेक्शन में, यानी कि इस एंगल से, तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, माने कि इस एंगल पर डिपेंड करेगा वर्क डन, ठीक है। यहाँ पर 0 है तो cos 0 का वैल्यू कितना होता है, 1, तो यहाँ पर 1 आएगा, यानी कि यहाँ पर 1 मल्टीप्लाई करेंगे तो वही हो जाएगा, ठीक है। इस वजह से तो वही बात यहाँ पर है कि जो ये वेक्टर फॉर्म है, असल में ये क्या है, वेक्टर, यानी जो हम पढ़ते हैं सदिश और अदिश। तो यहाँ ये इसका वेग है, बोलो तो ये वेग हमारा ऐसा है हो, माने कि ये ऑब्जेक्ट अगर ऐसे मोशन कर रहा है तो ये वेलोसिटी इस पर जो है, तो ये जो मेन वेलोसिटी या जिसी को हम कहते हैं रिजल्टेंट वेलोसिटी, ठीक है। जैसे कि हमने फोर्स के बारे में पढ़ा था जब, तो ये F1 था और ये F1 तो ये सॉरी F2, ये F1 और ये F2, तो ये हमारा रिजल्टेंट फोर्स था RF, ठीक है, यानी कि रिजल्टेंट फोर्स। तो यहाँ पे दो कंपोनेंट, इसके लिए हम क्या यूज करते थे, R इज इक्वल टू रूट F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 cos थीटा, इस तरीके से, ठीक है। तो cos थीटा क्यों, ये थीटा की वजह से, ठीक। तो वही बात यहाँ पर है। अब इस थीटा को समझते हैं। तो अब जब ये थीटा जो है, ये जो वेलोसिटी है या ये लाइन और ये लाइन के बीच में है, ठीक। अगर मान लो कि यहाँ पर वो ऑब्जेक्ट जिस ऑब्जेक्ट को हमने फेंका, अगर मान लीजिए कि ये ऑब्जेक्ट यहाँ पर, तो यहाँ से एक लाइन खींचे जो कि इसके पैरेलल है, इसके वाई एक्सिस के, और एक लाइन ऐसे खींचना है जो कि इसके पैरेलल है। अब यहाँ ये लाइन खींचा मैं, तो ये अभी उतना मैटर नहीं करा, मैं बस ये बताने के लिए कि ये जो लेंथ है वो इसके बराबर है, ठीक। यानी कि किस पर, वाई एक्सिस पर, ये वाई एक्सिस का वैल्यू जैसे यहाँ से स्टार्ट होगा ना, 1 2 3 4 ऐसे करके। अब देखिए कि ये जो एंगल है वो इसके और इसके बीच में बना है, तो ये थीटा का एंगल हमें फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, cos थीटा का यूज करेंगे। कैसे कि ये लेंथ अपॉन ये लेंथ, ठीक है, ये जो डायगोनल बन रहा है ना, क्योंकि ये परपेंडिकुलर बताया तो 90 है, तो ये क्या है, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस, यानी कि हम इसको कहेंगे संगत भुजा बटा ये हमारा कर्ण या फिर विकर्ण कह लीजिए, ठीक है। ये इस वजह से यहाँ पर cos यूज हुआ। अब अगर हमको इसका वैल्यू फाइंड करना रहेगा इसके थ्रू, अब यहाँ पर देखिए ये लेंथ हो गया, ये लेंथ माने कि ये लेंथ इसके बराबर है, तो ये जो साइड है इसके अपॉन ये, मतलब कि लंब भुजा बटा कर्ण, ठीक है। जब ऐसा करेंगे तो वहां पर साइन थीटा यूज करेंगे, क्योंकि साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है,
सम्मुख भुजा या लंब भुजा बटा कर्ण होता है। इसलिए यहाँ ये जो है, अगर इसके थ्रू माने कि y एक्सिस के वैल्यू को इंक्लूड करके इस थीटा को निकालना है तो हम साइन थीटा का यूज करेंगे। अगर x एक्सिस का यूज करके निकालना है तो कॉस थीटा का u का वैल्यू है ना, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर थीटा के लिए तो ये जो एक्सिस है, एक्स एक्सिस पर जो वेलोसिटी का कंपोनेंट यानी कि घटक है, वेग का घटक वो u cos थीटा, और जो y एक्सिस पर है वो साइन थीटा होगा। बात समझिए, ठीक। अब मान लीजिए ये ऑब्जेक्ट को फेंका गया और कुछ समय बाद यहाँ पर आया, मान लीजिए कि t समय में यहाँ पर आया, ठीक है। अब कार्टेशियन प्लेन की तरफ सोचिए। अभी कैसे हमको सोचना है, कार्टेशियन प्लेन वाला सिस्टम। कैसा कि जैसे कार्टेशियन प्लेन में ये पॉइंट, ठीक, ये पॉइंट है, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, इसका कोऑर्डिनेट होगा एक्स एंड वाई। माने हिंदी में कहें तो इस बिंदु का जो निर्देशांक है वो क्या है, एक्स और वाई। एग्जैक्टली उसी तरीके से यहाँ पर एक्स और वाई। अब ये एक्स और वाई क्या है कि ये बिंदु जो है मूल बिंदु से एक्स एक्सिस पर इतना दूरी है और वाई एक्सिस पर यहां से यहां बोले तो ये दूरी, ठीक है। ये बात समझ में, हाँ। अब यहाँ ऑब्जेक्ट को देखेंगे अगर ध्यान से तो इस तरीके से मोशन कर रहा है, वो ऐसे जा रहा है, तो वो एक्स एक्सिस से भी दूर है और वाई एक्सिस से भी दूर है। मतलब ये वेग जो है इसको ऊपर की तरफ लेकर जा रहा है और ये जो वेग है वो उसको इधर धकेलने का प्रयास कर रहा है, ठीक है। लेकिन ये जा रहा है, ये माने ये इसका रिजल्टेंट वेलोसिटी हो गया, मतलब कि दोनों के प्रभाव के बाद जो वेग इस पर है वो हो गया, ठीक है। ये अब हमें क्या करना है, ये अब जो है इसके कंपोनेंट का और ये एक्सिस वगैरह का जो है रिलेशन निकाल लेना है, ठीक है, जिसकी वजह से हमें पथ का समीकरण निकाल पाएंगे या इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। तो वो क्या करना है, मान लीजिए कि ए से मतलब यहाँ से ये जो डिस्टेंस है वो एक्स एक्सिस पे जो भी डिस्प्लेसमेंट है वो, इसको हम अभी कंसिडर नहीं करते। यहाँ से यहाँ तक आया ऑब्जेक्ट, ठीक है, इस मोशन के हिसाब से तो यही हुआ ना कि इतना दूरी उसने ट्रेवल किया। तो उस हिसाब से अगर देखेंगे तो हमें क्या मालूम है, हाँ, स्पीड, स्पीड यानी कि चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय, है ना। तो अब अगर यहाँ से यहाँ तक इसने दूरी तय की, ठीक है, चला ऐसे है बट दूरी ये तय हुआ क्योंकि हम यहीं पे इसको ले रहे हैं, ठीक है, इस पॉइंट पर। अब हमें निकालना t इज इक्वल टू, या यूं कह लीजिए कि x इज इक्वल टू, ठीक है, ये दूरी x हो जाएगा चाल, तो चाल इसका यानी कि इनिशियल वेलोसिटी, ये जो शुरुआत में वेलोसिटी है इसकी, तो ये प्रारंभिक वेग कहते हैं। तो प्रारंभिक वेग क्या है, u cos थीटा, यहाँ पे क्या लिखेंगे, u cos थीटा इज इक्वल टू दूरी कितना x ले लेंगे, x एक्सिस पर है, यानी x एक्सिस पर जितना भी वैल्यू हो 1 2 3, अब यहाँ से अगर हम स्टार्ट करेंगे तो 1 2 3 4 5 ऐसा, तो यहाँ पर है तो हम उसको x ही मान लेते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ समय क्या है आपका t, ठीक। अब इसको हम जो है ये रेशियो को हटा के यहाँ पे मल्टीप्लाई में लिख लेते हैं, ये इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि हम लिखेंगे यहाँ पर x इज इक्वल टू ut cos थीटा, ठीक, ये हो गया, यानी कि x एक्सिस पर इतना डिस्प्लेसमेंट हुआ है। अब यही चीज ऊपर की तरफ जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, ठीक है, इसे ध्यान में रखिए क्योंकि पथ का समीकरण लिखते समय हमें ये काम आएगा। अब जो है ऊपर की तरफ डिस्प्लेसमेंट माने कि y एक्सिस पर कितना दूर गया है वो, यानी यूं कह लीजिए कि x हमें मिल गया है, ठीक है, कि मतलब ये जो है कितना दूरी है, या ये कोऑर्डिनेट का वैल्यू क्या है, तो ये कोऑर्डिनेट का वैल्यू है ut cos थीटा। अगर हमको प्रारंभिक वेग दिया है, कह रहा है, अगर मान लीजिए कह रहा है कि 1 मीटर पर सेकेंड जो है इसका प्रारंभिक वेग है और 1 सेकेंड लगा है, तो ये 1 इंटू जगह cos थीटा, माने थीटा का वैल्यू अगर पता है हमको, मान लीजिए ये भी कितना है 0 डिग्री का है, या मान लीजिए ये 90 का है, सपोज मान लीजिए 90 का है, या जो भी अगर वैल्यू ये है, ठीक है, ये मान लीजिए कि ये जो हमारा एंगल है ये 60 है, तो यहाँ पर cos 60 का वैल्यू कितना होगा, cos 60 का वैल्यू आपका हो जाएगा 1/2, मतलब ये सब 1 हो गया, 1/2 हो गया, यानी कि 0.5 मीन्स कि x का वैल्यू कितना आ गया 0.5, ठीक। नाउ अब जो है ऊपर की तरफ डिस्प्लेसमेंट माने y का वैल्यू आपको याद होगा, y इज इक्वल टू हमें फाइंड करना है, ठीक। तो चलिए एक बार फिगर यहाँ पे ड्रॉ कर लेता हूं मैं, ये फिगर था हमारा ऐसे, ये था u sin थीटा और ये u cos थीटा, ठीक, ये x एक्सिस और ये y एक्सिस, ठीक।
और ये हमारा थीटा, ठीक है, ये हमारा थीटा। वाई, तो अब यहाँ ध्यान दीजिए कि ऑब्जेक्ट यहाँ पर था, ठीक है, हाँ सब ठीक है, ड्रॉ करिए। तो अब t समय में था और x एंड y हमारा कोऑर्डिनेट था, ठीक। तो यहाँ देखिए जो ऑब्जेक्ट है वो ऊपर की तरफ डिस्प्लेस हुआ, यानी कि y एक्सिस पर। तो जब ऊपर जाएगा तो इसकी जो वेलोसिटी है वो किसके प्रभाव में आएगी? ग्रेविटी के प्रभाव में आएगी, यानी कि g के, ठीक है, क्योंकि वो जब ऐसे डिस्प्लेस हो रहा है या इस तरीके से वेलोसिटी उसकी होगी जो, तो वो रिड्यूस होगी किसकी? ग्रेविटी की वजह से, यानी कि वो डाउनफॉल करे, डाउन होगी। तो वहां पे जब ऊपर डिस्प्लेस कोई ऑब्जेक्ट करता है, यानी वाई एक्सिस पर जब हम डिस्प्लेसमेंट जाएंगे निकालने के लिए, तो वहां हमको क्या करना पड़ेगा? एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी फॉर्मूला यूज करना, ठीक है, हाफ जी टी स्क्वायर। यहाँ पर देखिए एस माने डिस्प्लेसमेंट, यानी कि ऊपर कितना गया है वो हो जाएगा हमारा वाई, ठीक है। यू यानी कि इनिशियल वेलोसिटी ऊपर की तरफ क्या रहेगा? यू साइन थीटा, यू साइन थीटा इनटू टी। टी तो हमें उसमें हमें मिल गया था, टी क्या मिला था? टी इज इक्वल टू एक्स बाई कॉस थीटा, सॉरी यहाँ यू कॉस थीटा। अब वो वैल्यू यहाँ पर आएगी एक्स अपॉन, यानी कि टोटल का अपॉन हो जाएगा, है कि नहीं? तो ये हो जाएगा यू कॉस थीटा और माइनस हाफ, जी रिड्यूस कर रहा है माने कि हम माइनस कंसीडर करते हैं, ये आपको मालूम है, प्लस टी स्क्वायर मीन्स एक्स बाई यू कॉस थीटा का होल स्क्वायर, ऐसा कुछ, ठीक। नाउ अब इसको सॉल्व करेंगे। अब यहाँ देखिए साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, यू यू से कैंसिल। अब यहाँ पे क्या है? साइन थीटा। अब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, साइन थीटा अपॉन cos थीटा मल्टीप्लाइड बाई एक्स अपॉन 1, या फिर x मान लीजिए, ठीक है, x ऐसा। तो अब ये क्या हो जाएगा? tan, ये क्या हो जाएगा? tan, ठीक है। तो इसलिए मैं इसको लिख सकता हूं x tan थीटा, है ना, tan थीटा इंटू x है, यानी x tan थीटा। यहाँ सॉरी ये प्लस होगा, हाँ इसके लिए सॉरी, यहाँ पे प्लस का साइन है। तो अब ये जो प्लस है इस माइनस की वजह से यहाँ पर क्या हो जाएगा? माइनस। तो लिखेंगे यहाँ पर 1/2 जी प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन यू कॉस, सॉरी यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब यही हो जाएगा हमारा ट्रैजेक्टरी का इक्वेशन, या हम इसी को कहेंगे पथ का समीकरण। ये क्या हो गया? पथ का समीकरण, ठीक है।